as you all know that we were discussing our unit number 5th, that is our environment, and you also know that we had discussed about the waste disposal strategies last day, and today I am taking you a new topic, and that topic is टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है. सो अगर हम बात करें तो जितने भी वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वो ह्यूमन और एनिमल्स की एक्टिविटी के द्वारा बनने वाले, वो कुछ एक्सटेंट तक पॉइजनस होते हैं. ठीक है, कुछ हद तक वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं. उन्हीं के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स के वेस्ट आते हैं, एक है बायोडिग्रेडेबल और एक कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो जो वेस्ट टूट जाता है दैट कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सबस्टांसेस, जो नॉन पॉइजनस सबस्टांसेस में टूट सकता है नेचर में ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है, कुछ टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन के द्वारा उसको आप क्या बोलते हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, ये सबस्टांस को डिकम्पोज करने के लिए फंजाई, बैक्टीरिया या बाकी के ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं. यहाँ पर टेम्परेचर और सनलाइट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस. जैसे हमारे घर का वेस्ट जो होता है बायोडिग्रेडेबल, वो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया. सो यहाँ पर क्या होता है कि ये हार्मलेस होते हैं कुछ देर तक. ठीक है, कुछ देर तक ये हार्मलेस रहते हैं. और ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये हमारे घरों से निकलता है और इनको ये अपने आप ही सड़ जाए, उसको वेस्ट को आप क्या बोलते हो, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कैटल डंग और कंपोस्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. उसके साथ साथ आपके घर पे जो खाने का वेस्ट होता है, ट्रीज़ का वेस्ट होता है. ठीक है, अगर आप बात करो ट्रीज़ का वेस्ट भी होता है आपके घरों में. ट्रीज़ का वेस्ट हो गया, उसके साथ यूरिन हो गया, फेकल मटेरियल हो गया, ये सब जो वेस्ट होता है इसको आप बोलते हो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपका जो पेपर, वुड, क्लॉथ, काउडंग, ये सब उसकी एग्जांपल्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की. ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के होते हैं. इनफैक्ट मैं अगर बहुत सारे नाम लूँ तो वो भी कम पड़ेंगे. जैसे आप बोल सकते हो वीट, पेपर, वूल, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर, केक, ये सब आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. और ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है, और इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं करने के साथ साथ ये अपने आप भी डिग्रेड हो जाता है इनटू द हार्मलेस सबस्टांसेस. उन सबस्टांसेस में कन्वर्ट हो जाता है जो आपके इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. सो अगर हम बात करें अब नेक्स्ट टाइप के वेस्ट की, तो ये वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो अपने आप ही ब्रोक नहीं होते, मतलब अपने आप ही ये आप कह सकते हो डिकम्पोज नहीं होते, जो खुद से नहीं सड़ते हैं, उनको आप बोलते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होते हैं, और ये आप कह सकते हो इनर्ट होते हैं, किसी और चीज़ के साथ जुड़ते नहीं हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये इन्वायरमेंट में रहते हैं. अगर ये ज़्यादा देर तक रहें तो हार्म करेंगे इन्वायरमेंट को, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं ये. ठीक है, सो ये जो वेस्ट है ये आपका आता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. उसके साथ आपके घर के प्लास्टिक्स बैग्स आते हैं, प्लास्टिक आता है, जो आपके बॉल पेन्स होते हैं, रिफिल्स होती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में जैसे आ गया हमारे कुछ ग्लास के ऑब्जेक्ट्स आ गए, एल्यूमिनियम के कैन आ गए, आयरन के नेल्स आ गए, सिल्वर फॉयल आ गई, रेडियो एक्टिव वेस्ट आ गया. ये सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. ठीक है, और ये खुद से डिकम्पोज नहीं होते, और ये मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, और ये इनको बैक्टीरिया और फंगस भी कुछ नहीं कर पाता. ठीक है, ये प्रेजेंट रहते हैं, उनमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को. और इनके साथ ही DDT जो एक ऐसा वेस्ट है, आप कह सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो फूड चेन में अगर आ जाए तो वो क्रॉप से मैन में फैल सकता है और बर्ड्स में फैल सकता है, और उनको नुकसान पहुंचा सकता है. इसी रीज़न के लिए DDT अब बहुत सी कंट्रीज़ में बैन हो गया. पहले पहले अगर आप याद करोगे, आप तो बहुत छोटे होंगे तब, सो उस वक्त क्या होता था, घरों में क्या होता था, DDT की स्प्रेइंग होती थी. DDT की स्प्रेइंग होती थी ताकि
क्या हो कि जो आपके ये सीज़न आता है मानसूनल सीज़न, इसमें मच्छर वगैरह कम हो, मच्छर और मक्खियाँ कम हो, तो डीडीटी की स्प्रेइंग होती थी। पर बाद में जाके रिसर्च जब हुई तो पता चला उनको डीडीटी जो है वो बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो ये क्या करती है, एक बार फूड में आ जाए तो ऑब्वियसली उसकी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इससे पोल्यूशन भी होता है एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये खुद से ख़त्म नहीं होती है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी डेंजरस गैस, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज्ड। सो ये अब यूज़ नहीं होती है। सो उसके बाद मर्क्यूरी आ गया है, आपके पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, और एलुमिनियम प्लास्टिक बैग्स, ये सब के सब वेस्ट आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगर मैं फर्दर इस टॉपिक को और डिटेल में अगर आपको बताऊं तो इनके कुछ डिफरेंसेस हैं विच ऑफन कम्स टू योर एग्जाम एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला है एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का एक्शन होता है बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस में, ये टूटते हैं स्मॉलर सबस्टांसेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल एक्शन। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में इनके ऊपर कोई फंगस कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे आपके घर में अगर पॉलीथीन का पेपर पड़ा होगा, आपने ज़मीन के अंदर उसको फिल मतलब डाल के रख दिया, तो आप देखोगे 2-3 हफ्ते के बाद निकालोगे वैसे ही होगा। लेकिन वहीं सब्ज़ी रखी होगी अगर आपने सब्ज़ी घर के बाहर, तो अपने आप सड़ना स्टार्ट हो जाती है और वो विद इन 2-3 वीक्स के अंदर अपने आप ही गायब हो जाती है, क्योंकि उसमें फंगस एक्ट करता है पर आपके पॉलीथीन बैग्स में एक्ट नहीं करता। उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स फॉर्म। सो बायोडिग्रेडेशन जब भी होती है बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस की, तो आपको हमेशा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको हार्मफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे आपके पॉलीथीन बैग जो है, सो इसमें बहुत सी मतलब आप कह सकते हो एसिड्स यूटिलाइज होते हैं जो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें। सो ये पॉइजनस प्रोडक्ट से बना होता है। रिलीज ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस होते हैं, ये रॉ मटेरियल्स दोबारा नेचर पे छोड़ देते हैं। जैसे अगर आप बात करो कि अगर हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होगा सिंपलर में कन्वर्ट कर देंगे बायोडिग्रेडेबल, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा नहीं करते हैं। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल का अफेक्ट इन्वायरमेंट पे। सो जो बायोडिग्रेडेबल का अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं, अगर दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को तो पोल्यूट करेंगे जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे कि इसको डिग्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, तो उस टाइम पे बायोडिग्रेडेबल अपना अफेक्ट पहुंचाते हैं। फिर हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल की। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सबस्टांसेस होते हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट तो करते हैं पर इनकी स्मॉल क्वांटिटी भी बहुत सारा अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो बायो कंसनट्रेशन, जो बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस होते हैं इनकी कंसनट्रेशन, इनका जो अमाउंट होता है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है जो लार्ज ट्रॉफिक लेवल वाला आपको कह सकते हो ऑर्गेनिज्म होगा उसको बहुत नुकसान होता है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो है वो बायोडिग्रेडेबल में बायो कंसनट्रेशन नहीं होती, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल में बायो कंसनट्रेशन होती है जब ये वेस्ट हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। फिर है रीसाइकलिंग। रीसाइकलिंग पॉसिबल है थ्रू नेचुरल और थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। सो रीसाइकलिंग जो बायोडिग्रेडेबल की है वो हो सकती है बाय ह्यूमन और नेचुरल एफर्ट्स, ठीक है, ह्यूमन के एफर्ट से भी और नेचुरल एफर्ट से भी। पर नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर आप बात करोगे तो वो रिसाइकलिंग होगी पर ह्यूमन एफर्ट से ही होगी सिर्फ, ठीक है, रिसाइकलिंग में होगी दोनों एफर्ट से, पर बायोडिग्रेडेबल के नॉन बायोडिग्रेडेबल के केस में ह्यूमन एफर्ट्स ही काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था बायोडिग्रेडेबल और ये था नॉन बायोडिग्रेडेबल का कंसेप्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टिल इफ़ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट, एज यूजुअल आई यूज्ड टू से कि आपने क्या करना है, इसकी बुक रीडिंग करनी है। सो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ आवर इकोलॉजिकल पिरामिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो मैं वैसे मेरे को पढ़ाना चाहिए था ट्रॉफिक लेवल के साथ, पर ये थोड़ा सा टॉपिक मिस हो गया था, सो आई विल टेक इट टुडे। सो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में होता है, ठीक है। सो ये जो था इकोलॉजिकल पिरामिड, ये जिसने लाया था उनका नाम है जी एवलिन हचिनसन एंड रेमंड लिनमैन, ठीक है। इन दोनों ने ये मतलब आप कह सकते हो इसका मॉडल प्रिपेयर किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, ग्राफिकली एक पिरामिड बना के इन्होंने अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के नंबर्स को, उनके मास को, उनमें एनर्जी फ्लो को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो उसको आप बोलते हो इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड इन्होंने बोला है 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड हमारे पास। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास,
और थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो ये 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड है। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर। इस टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होता है, जो नंबर होता है ऑर्गेनिजम्स का वो इस लेवल में इस तरीके से होता है कि सबसे ज़्यादा जो होंगे प्रोड्यूसर्स होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर फोकस करके बताऊँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। सेकंड लेवल पे जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं। सो नेक्स्ट जो है वो, तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है वो है प्रोड्यूसर्स का, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर्स का, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स का और थर्ड टर्शरी का। सो ये प्रोड्यूसर्स का जो लेवल आप देख रहे हो बहुत सारे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे भी कम है और सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे भी कम, और लास्ट में टर्शरी आ रहा है जो सबसे कम लग रही है यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो है वो पिरामिड ऑफ नंबर है। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, सबसे बड़ा जो लेवल है वो सबसे नीचे आता है जो प्रोड्यूसर्स का है, सेकंड नंबर पे कंज्यूमर्स का आएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स का आएगा, फिर आएगा टर्शरी कंज्यूमर्स का, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की, ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास ये होता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का इकोलॉजिकल पिरामिड है जिसमें क्या होता है, जो अकाउंट होता है बायोमास का वो प्रोड्यूस जितना होता है उनमें हर एक ट्रॉफिक लेवल में उसको आप अरेंज करते हो। सो इसमें हम करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशंस। सो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है थोड़ा अपराइट होता है। अगर आप देखो तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जू प्लैंक्टन्स। सो यहाँ पे इनमें जो इनका जो मास होगा फाइटोप्लैंक्टन्स का जू प्लैंक्टन से कम होगा, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स का नंबर बेशक ज़्यादा हो लेकिन सॉरी जो फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर बेशक ज़्यादा हो पर वो क्या होगा, जू प्लैंक्टन से कम होंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो इस तरीके से इनको अरेंज किया हुआ है और ये अपराइट से बनते हैं। तो जो लार्ज नंबर होगा वो जू प्लैंक्टन्स का होगा, डिपेंड ऑन देयर स्मॉलर नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो इनका बायोमास जो होगा वो फाइटोप्लैंक्टन्स का कम होगा एज कम्पेयर टू जू प्लैंक्टन। तो इसको आप बोलते हो पिरामिड ऑफ बायोमास और इसमें आप इसको अरेंज करते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया और आप देख रहे हो ये अपराइट्स है, मतलब मैक्सिमम जो थे ट्रॉफिक वो जो थे पिरामिड्स वो इस तरीके से थे, पर ये वाला जो पिरामिड है वो इस तरीके से, ठीक है। अब फर्दर अगर आप बात करोगे वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो भी इकोलॉजिकल पिरामिड की टाइप है और ये हमेशा अपराइट रहता है। सो अपराइट रहने के साथ साथ मतलब सीधा रहेगा और ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो होती है एनर्जी की। जैसे आप जानते हो एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेंगे तो एनर्जी के साथ क्या होगा, एनर्जी लॉस होना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से जो एनर्जी का लेवल होगा वो टर्शरी कंज्यूमर्स में कम होगा। अगर मैं एग्जांपल पे ले लूँ यहाँ पर तो आप देख रहे हो प्रोड्यूसर्स में सबसे कम एनर्जी है, उसके बाद सॉरी प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि वो 1% लेते हैं सनलाइट से, तो वही सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है उनमें। फिर हम बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स में तो उनमें प्रोड्यूसर से कम एनर्जी है। फिर हम लेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम एनर्जी है। फिर लेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स में तो टर्शरी कंज्यूमर्स में सबसे कम एनर्जी है। सो दिस इज़ द पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, जो इनके जो नंबर होता है वो सॉरी इनमें जो एनर्जी का लेवल होता है वो कम होना स्टार्ट होता है। सो ये था हमारा पिरामिड ऑफ पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड जो है हमारे दिस इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर जिसमें आप नंबर्स में के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास, सो बायोमास के थ्रू आपने बताया होता है यहाँ पे। और थर्ड वन है पिरामिड ऑफ एनर्जी जिसमें एनर्जी के थ्रू रिप्रेजेंट किया होता है आपने। सो दिस इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। एंड स्टिल इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप्स। सो इकोलॉजिकल पिरामिड का जो डाटा दिया हुआ आपको ये थोड़ा सा मतलब शॉर्टर वर्जन होगी इसकी। एंड इफ़ स्टिल यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट देन यू कैन कंसल्ट योर टेक्स्ट बुक्स। आप टेक्स्ट बुक्स अगर अपनी पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।